हेलो, नमस्कार दोस्तों। सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। आज देखते हैं आर ओ यूपीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 इससे पहले हो चुके हैं, सभी प्लेलिस्ट में है। और देखो इम्पोर्टेंट है जीएस के सभी क्वेश्चन, तकरीबन इसमें 120 के करीब क्वेश्चन है, सभी देखेंगे और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करेंगे आज पूरा, क्योंकि 4-5 दिन से देख रहा हूँ मैं, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। किसी में 50, किसी में 25-30 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, तो इसमें आज तकरीबन 120 के करीब क्वेश्चन है, सभी रखे मैंने। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। यानी कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो इन चारों में ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है एथिलीन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए, यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। एक तो देखो नेचुरली पकते हैं फल अपने आप, जैसे देखे होंगे आपने, और एक होते हैं कृत्रिम रूप से, जैसे एथिलीन का प्रयोग करके पकाते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। दूसरा क्वेश्चन है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? क्या नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है, या एस्टर है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन। तो देखो इसका भी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, एस्टर है। ये क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है विकास का कारण क्या है? विकास का कारण, देखो विकास का कारण होता है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुकूलन, ये विकास का कारण होता है। देखो मैं आज की वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं रखूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और क्वेश्चन आपके सामने कम आ पाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा ही सॉल्यूशन रखूंगा, थोड़ा बहुत ही समझाने की कोशिश करूंगा और वीडियो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो विकास का जो कारण है वो पीढ़ी से पीढ़ी में अनुकूलन होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी रोग, देखो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, सभी को पता होगा। विटामिन ए को रासायनिक रूप में कहा जाता है रेटिनॉल, तो इसकी कमी से होता है रतौंधी। और विटामिन बी को कहा जाता है थायमिन, सी को कहा जाता है एस्कोर्बिक अम्ल, डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल, और के को कहा जाता है विटामिन के को नेफ्टोक्विनोन। तो विटामिन के रासायनिक नाम पूछे ही जाते हैं, याद कर लेना। और ए से होता है रतौंधी, बी से B1 से हो जाता है वेरी वेरी, और सी से भी होता है स्कर्वी रोग हो जाता है, डी से हो जाता है रिकेट्स या सूखा रोग, और ई से भी पूछा जाता है। तो ई से जो जैसे देखा होगा जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसमें जनन क्षमता में भी कमी आती है ई की वजह से। और के की कमी से जो चोट लगने पर जो खून निकलता है तो उसमें थक्का नहीं जमता है, यानी खून बहता ही रहता है। आगे देखो जीवन के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवन के क्लोन के संबंध में पूछा है ये। क्या क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? क्या क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है? एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं क्या? और एक जीव के दो क्लोन समान नहीं होते हैं। तो देखो इसमें क्लोन जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा सही है वो पूछा है इसमें। तो देखो इन चारों में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। किससे? अलैंगिक विधि से, यानी इसे समझ सकते हो कृत्रिम विधि से। तो इसको जो है अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है क्लोन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है? यानी जो ये प्राणियों के समूह जो होते हैं उसमें से ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम यानी 3 या 4 जो दिए हुए हैं जीव, वो सभी पूछे हैं कि एक ही जीवित प्राणियों का समूह कौन सा है जो एक ही समूह से संबंधित है। क्या चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी ये एक ही समूह में आते हैं क्या? चीता, शेर, बिल्ली एक ही में आते हैं क्या? कबूतर, पेड़की तथा तीतर भी आते हैं क्या एक ही में? और छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप ये एक ही समूह में आते हैं क्या? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी ये सभी मानव जाति में आते हैं। किसमें? मानव में। ठीक है, तो समझ सकते हो। और देखो जनजातियां भी होती हैं आपके सामने, जैसे भारत में जो आई थी डॉक्टर BS गुहा ने उसका वर्गीकरण किया था, आप सभी को पता होगा। उनको 6 भागों में बांटा था BS गुहा ने, जैसे नीग्रोटो या उसको नीग्रो भी कहा जाता था। और उसमें देखा होगा आपने, उनमें कद जो होता था वो काफ़ी कम होता था, उनका 105 सेंटीमीटर के करीब होता था, और त्वचा जो होती थी, त्वचा का रंग जो होता था काला होता था, नीग्रो या नीग्रोटो का। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आए थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के बाद मंगलोइड आए थे। देखो मंगलोइड के बारे में पूछा जाता है कि पीला कलर जो होता है किस प्रजाति का होता है, तो मंगलोइड जो होते थे इनका रंग पीला होता था और कद इनका मध्यम होता था।
इसके बाद फिर भूमध्य सागरीय, ये रंग में भूरे होते थे। भूमध्य सागरीय ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश क्षेत्र से संबंधित हैं, ये याद रखना। इसके अलावा देखा जाए तो चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष वाले भी आए थे, तो उनको भी विभाजित किया था उन्होंने, समझ सकते हो। चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष में फिर सबसे एंड में आया था नॉर्डिक। देखो सबसे पहले नीग्रो या नीग्रेटो, सबसे एंड में नॉर्डिक। तो इन सभी के बारे में पढ़ना चाहिए आप सभी को। बीएस गुहा ने इन जनजातियों का वर्गीकरण किया था, यानी प्रजातियों का, ऐसे समझ सकते हो। तो देखो इसमें समूह जो है मानव प्राणियों का कौन सा एक ही समूह ऐसा संबंधित है, तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी मानव जाति से संबंधित है। आगे देखो मेंडेल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडेल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? क्या कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, या लैंगिक जनन, या ये सभी पर? तो देखो मेंडेल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है ना वो लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर? लैंगिक जनन पर मेंडेल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। भ्रूण में, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है किस में मिलता है? क्या फूल, पर्ण, बीज या कली में मिलता है? भ्रूण, भ्रूण किस में मिलता है? तो देखो भ्रूण जो मिलता है ना वो बीज में मिलता है। किस में? बीज में मिलता है भ्रूण। आगे देखो प्रकाश संश्लेषण होता है क्या न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या परऑक्सीसोम में होता है? प्रकाश जो संश्लेषण होता है किस में होता है? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की वजह से होता है ये प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो इसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन सी सही है इसका। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण किस प्रकार होता है? क्या जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, या सभी से? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण। तो देखो ये जो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जो होता है ये जीन के सम्मिश्रण से भी होता है और क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है। तो समझ सकते हो सभी से होता है, इन तीनों से। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण से भी, क्रोमोसोम में बदलाव से भी, जीन के मिश्रण से भी। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी किसका ग्रंथ है, किसने ग्रंथ लिखा है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? तो समझ सकते हो किस ग्रंथ में, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया गया है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें। और देखो इतिहास के जो साहित्यिक स्रोतों में देखा जाए तो ये जो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चंद्रगुप्त के विशिष्ट वर्णन के बारे में बताता है। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य भी है और आपका कल्पसूत्र भी है, उसका भद्रबाहु का कल्पसूत्र, जो दिगंबरों के संस्थापक थे। दिगंबरों के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, और श्वेतांबरों के स्थूलभद्र। और पाणिनि का अष्टाध्यायी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सोमदेव का कथा सरित सागर। तो ये सभी याद कर लेना। आगे देखो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के जो 14 शिलालेख लिखे गए या और भी उसके अलावा लघु और बृहद सभी में देखा जाए तो अधिकतर जो भाषा है वो भाषा कौन सी है अशोक के शिलालेखों में? तो देखो अशोक के जो शिलालेख लिखाए गए हैं उसमें देखा जाए तो भाषा कौन सी है? भाषा जो है प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। कौन सी का? प्राकृत का। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो वैसे तो लिपियों के बारे में भी पूछा जाता है। अशोक के जो स्तंभ या जो लिखी गई हैं स्तंभों पर लिपियां, उसमें 4 लिपियों का प्रयोग है मुख्यतः। तो इसमें खरोष्टी और ब्राह्मी का है। उसके अलावा इसमें यूनानी और आर्मेयिक लिपि का भी प्रयोग किया गया है। तो देखो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उन सभी के बारे में आप सभी को पढ़ लेना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अभिलेखों से कि अभिलेखों की खोज किसने की थी और सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो अभिलेखों की सबसे पहले खोज की थी 1750 में टी फेंथियर ने। किसने? टी फेंथियर के द्वारा 1750 ईस्वी में की गई थी, और वो की थी जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है ना उसकी की थी मेरठ में। लेकिन आगे चल के फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और पढ़ा गया था। सबसे पहला जो अभिलेख है अशोक का वो 1837 में पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने, और वो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा था।
और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, वो जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, जो अम्बाला से मिला था हरियाणा से, और अब उसको भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ठीक है, समझ सकते हो लिपियाँ 4 थीं भारत इसके अशोक के जो स्तंभ लिखाए गए थे उन सभी की, और इसमें जो भाषा थी वो प्राकृत थी। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर विजय किस मौर्य शासक ने प्राप्त की थी? तो देखो इसका भी ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्कन पर विजय प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा? दक्कन पर। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक था यही चंद्रगुप्त मौर्य को ही चंद्रगुप्त उसका मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है, काफ़ी फेमस था ये चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रथम भारतीय चक्रवर्तन सम्राट भी इसी को कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को ही। और देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित कि जो सुदर्शन झील है ना, सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार पर्वत पर जो है, गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण भी इसी ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन बाद में चल के इसकी मरम्मत कराई थी किसने? रुद्रदामन ने। और किससे जानकारी मिलती है इसके बारे में? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख को। और ये संस्कृत का सबसे पहला और सबसे बड़ा अभिलेख है, यानी सबसे लंबा अभिलेख है जो जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत का, और इसको लिखवाया था रुद्रदामन ने। और इसी में अपनी इसके बारे में जानकारी लिखवाई थी सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की। ठीक है, आगे देखो, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। किससे चलता है? कहाँ पर चलता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें धौलावीरा में। कहाँ? जो धौलावीरा में। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मतलब कैसी थी, उसके बारे में पता चलता है धौलावीरा में हड़प्पा की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में। आगे देखो अब कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो था हर्षवर्धन के टाइम में आया था हेनसांग, और इसने ये पूछा है कि किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था चीनी यात्री हेनसांग ने। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा में। जो नालंदा बिहार में यूनिवर्सिटी है उसमें इसने अध्ययन किया था हेनसांग ने। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लालदास जो थे, लालदास ये मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, लालदास। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा तो ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। आपको पता होगा सूर्य मंदिर है वहीं पर, तो इसी को सूर्य मंदिर को यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, और ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। आगे देखो, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था? कैनिंग था, कैनिंग। 1856 से लेकर के 1862 तक रहा था ये। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भीकाजी कामा, पहला कथन है इसमें, मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था क्या? मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सोशल सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? और इसमें मैडम कामा भारतीय आंदोलन, मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी क्या? और सी है इसमें कि मैडम कामा के माता पिता फारसी थे क्या? तो कौन सा सही है इन तीनों में से? तो देखो ये सभी ऑप्शन आपके सामने जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं सभी, कि जो 1907 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ था उसमें राष्ट्रीय ध्वज मैडम भीकाजी कामा ने ही फहराया था, और इनके ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये उनकी निजी सचिव भी थी, और इनके माता पिता फारसी भी थे। तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। आगे देखो, निम्नलिखित विद्रोहों में से बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया किसको? यानी आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उपन्यास है, और इसमें किसको प्रसिद्ध किया है, किसका उल्लेख किया है? क्या भील विद्रोह का, रंगपुर या दीनापुर विद्रोह का, विष्णुपुर और बीरभूम विद्रोह का, या सन्यासी विद्रोह का? तो देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये सन्यासी विद्रोह जो आपके सामने दिया हुआ है इसका उल्लेख किया है मैडम उसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में।
और देखो ये सन्यासी विद्रोह काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और ये जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1765 से 1800 तक चला था। 1765 से तकरीबन 1800 तक चला था ये। और इसके कारण भी कई बताए जाते हैं कि ये जो हुआ था ना, तीर्थ स्थानों पर जाने से जो रोक लगाई गई थी, उसमें सन्यासी वर्ग क्रोधित हो गया था। जैसे तीर्थ स्थान पर जो सन्यासी वर्ग जाता था, उस पर अंग्रेज़ों के द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसी वजह से वो क्रोधित हो गया था और इसी वजह से हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि 1770 में बंगाल में अकाल भी पड़ा था और राजस्व वसूली भी की गई थी। इसी वजह से भी कारण हो सकता है इसका। और इसके जो प्रमुख नेताओं में देखा जाए, यानी इसके दो आंदोलनकारियों में देखा जाए, तो फेमस लीडर जो हुए थे इसका सन्यासी विद्रोह के, मजमून शाह, मूसा शाह और चिराग अली, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछा भी जाता है। ठीक है। और इसी का उल्लेख किया गया आनंद मठ में, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक फ़कीर विद्रोह भी हुआ था, 4-5 बता देता हूँ। 1776-77 में हुआ था, वो बंगाल में ही हुआ था। इसके अलावा कूका विद्रोह भी हुआ था, कूका आंदोलन, यानी 1840 में हुआ था। ये पश्चिम पंजाब से भगवंत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगवंत जवाहर मल, या फिर उनका उपनाम और है एक सेन साहिब, ये भी पूछा, ये भी दिया हो तो सेन साहिब भी सही होगा। और वो भगत जवाहर मल भी हो जाएगा। 1840 में हुआ था कूका आंदोलन। इसके अलावा एक और आंदोलन बता दूं कि नील आंदोलन, नील आंदोलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नील आंदोलन किसानों का प्रमुख आंदोलन है और 1859-60 में हुआ था। ये बंगाल और बिहार में हुआ था। दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास से इसके प्रमुख वो थे लीडर। ठीक है, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह 1859 में। मोपला भी पूछा जाता है, ये 9th सेंचुरी में हुआ था, आप सभी को पता होगा, केरल में हुआ था। और मोपला का मतलब समझ सकते हो कि मालाबार तट पर रहने वाले जो मुस्लिम थे उन्हीं को मोपला कहा जाता था। ठीक है। और लगान वसूली और उनकी जो भूमियों से उन्हें वंचित कर दिया गया था, ये भी कारण थे। देखो फड़के आंदोलन इसलिए फेमस हो जाता है अपने आप में, क्योंकि जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके तुरंत बाद हुआ था फड़के आंदोलन 1857 में ही। और उसका जो नेतृत्व किया था ना, फेमस लीडर जो थे वासुदेव बलवंत फड़के थे। 1857 में हुआ था ये फड़के आंदोलन। ठीक है, तो 10-12 आंदोलन है, उन सभी को याद कर लेना। और खेड़ा और विद्रोह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, यानी 1918 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर अकाल पड़ने और फ्लैग फहरने के कारण हुआ था, ये फेमस है। और मोहनलाल इसके संस्थापक थे, यानी मोहनलाल के द्वारा यह किया गया था, मोहनलाल पांडे के द्वारा। फिर आगे चल के इसको खेड़ा सत्याग्रह जो था, फिर महात्मा गांधी ने इसको फेमस कर दिया था। और एक और है, वो हुआ था, क्या बोलते हैं, बारदौली सत्याग्रह, 1918 में ही हुआ था। देखो 1918 में ही हुआ था आपका खेड़ा, 1918 में ही हुआ था बारदौली, लेकिन पहले हुआ था खेड़ा और बाद में हुआ फिर बारदौली। ये गुजरात में ही हुआ था, सूरत में बारदौली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और इसका भी कारण बताया जाता है कि लगान न देने के लिए किसानों ने चलाया था इसको, लगान न देने के लिए। और इसके जो फेमस 4 लीडर थे, जो 4 भाई थे, जैसे कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दयाल जी मेहता और केशव गणेश जी, तो ये सभी पढ़ लें। फिर आगे चल के फिर इसको 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने संभाल लिया था। इसी वजह से देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस में दी गई थी, यानी एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, कि किस आंदोलन में महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। तो यही है जो बारदौली सत्याग्रह है, इसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए। ठीक है, तो ये सभी याद कर लेना जो आंदोलन बताए मैंने। आगे देखो, अब क्वेश्चन है कि वर्ष 1913 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? देखो अंग्रेज़ों के बारे में भी थोड़ा आप सभी को बता दूं कि किस तरह से अंग्रेज भारत आए थे, किस तरह से उन्होंने शासन किया भारत में। कि देखो कहा जाता है कि उससे क्या बोलते हैं एक सेकंड, यानी कहा जाता है कि भारत आने वाला जो सबसे पहला अंग्रेज था वो विलियम हॉकिंस था। लेकिन विलियम हॉकिंस से पहले भी एक भारत आ चुका था अंग्रेज, लेकिन वो आया था सड़क मार्ग से यानी स्थल मार्ग से, और जो हॉकिंस था यह आया था जल मार्ग से। यानी जो पहले आया था वो 1597 में आया था और शासन कर रहा था उस टाइम अकबर। आपको पता होगा 1597 में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था, जब आया था जॉन मिल्डन हॉल। लेकिन ये 1600 में कौन आया था? 1600 में आया था फिर ये कैप्टन विलियम हॉकिंस। और देखो ये सूरत पर आया था, गुजरात के तट पर, वहीं पर रुका था ये। और ये किस जहाज़ से आया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जहाज़ का नाम था हेक्टर, या फिर उसे रेड ड्रैगन भी कहा जाता है। क्या हेड ड्रैगन या
वो हेक्टर कहा जाता है। और ये किंग्स जेम्स फर्स्ट का जो महाराजा था ना ब्रिटेन का, किंग जेम्स फर्स्ट, उसका ये प्रतिनिधि था। और इसने भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति भी ली थी, और फिर आगे चल के फिर इसने अनुमति लगाने के लिए कार्य बढ़ाया था। और देखो 1600 में स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लंदन में की गई थी। और इसका वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी सभी को याद कर लेना चाहिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में उसमें इंग्लैंड में यानी लंदन में स्थापित की गई, और उसका नाम क्या बनाया फिर उन्होंने, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। देखो स्लो बताता हूँ, मुझे तो याद है इस वजह से तेज बोल दिया, कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। और इसमें 217 सदस्य थे कुल, ठीक है। और अंग्रेजों ने देखो पहली अपनी जो फैक्ट्री, अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी ना, वो कहाँ की थी, मूसलीपट्टनम में। कहाँ पर, मूसलीपट्टनम में। लेकिन डचों के साथ इनका विद्रोह हो गया था, जिस वजह से फिर जहांगीर ने उसको रद्द कर दिया था। फिर आगे 1613 में सूरत में अपनी इन्होंने स्थायी फैक्ट्री लगाई थी, जिसकी अनुमति दे दी थी अंग्रेजों ने, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, 1613 में उसमें सूरत में लगाई थी। आगे देखो, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया उसके मित्र ने, इस वजह से उसे अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। फिर बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी अंग्रेजों ने। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे को उसके मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था, ठीक है। तो इसी का सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ऐसे कह सकते हो। 1929 के लाहौर अधिवेशन की, जिसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, रावी नदी के किनारे पर मनाया था वो, तो ठीक है। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी इसका, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये किससे संबंधित है, यानी किस एक के अनुभवों पर आधारित है, तो ये स्वामी विवेकानंद। देखो स्वामी विवेकानंद के बारे में भी पढ़ना चाहिए आप सभी को, कि इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1 मई 1897 को, कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे चल के इसका मुख्यालय बेंगलुरु में कर दिया गया था। और देखो स्वामी विवेकानंद को हिंदूवाद का जनक कहा जाता है, यानी नव हिंदूवाद का जनक। और इन्होंने 19वीं सेंचुरी में देखा जाए तो हिंदू धर्म में सुधार करने के काफ़ी प्रयास किए थे। और देखो सबसे पहले ये जान लो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1863 में हुआ था 12 जनवरी को। इसी वजह से 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था कोलकाता में। और इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो क्या था, नरेंद्रनाथ। फिर आगे चल के इन्होंने 1880 में रामकृष्ण परमहंस से प्रथम मुलाकात की और उन्हीं के शिष्य बन गए थे। ये रामकृष्ण परमहंस के, आप सभी को पता होगा, एक खेतड़ी रियासत है राजस्थान में, उसके शासक थे कुंवर अजीत सिंह जो राजा थे, उनके प्रयासों से इन्हें 1891 में इन्होंने कहा था कि अपना नाम चेंज कर लो। उन्हीं के कहने पर यानी सलाह पर इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और स्वामी विवेकानंद बन गए थे। और फिर आगे देखा जाए तो उन्हीं के अजीत सिंह के प्रयासों से ही 1893 में ये शिकागो गए थे USA, जहाँ पर इन्होंने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था, सभी को पता होगा, 19 सितंबर 1893 में, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था और सभी धर्मों में एकता पर जोर दिया था इन्होंने। फिर ये 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे थे, फिर वापस लौटे थे। और देखो 1896 में ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की गई थी। देखो वेदांत सोसाइटी की तो इन्होंने की थी न्यूयॉर्क में, और कैलिफोर्निया में की थी शांति आश्रम की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, ठीक है। और फिर इनकी देखो छोटी सी उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1902 में कलकत्ता में, ठीक। 1902 में देखो इनका जन्म हुआ कब, 63 में, 63, 37 और 39 वर्ष की आयु में, मात्र 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था।
देखो आत्मीय सभा भी है, एक आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय से संबंधित है, जिस 1814 की ब्रह्म समाज, ये भी राजा राम मोहन राय से। तत्वबोधिनी सभा भी पूछी जाती है, देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग से। और वेद समाज भी तो पूछी जाती है, वो किससे संबंधित है? वेद समाज वो संबंधित है श्री धरालू नायडू से। और प्रार्थना समाज भी पूछी जाती है आत्माराम पांडुरंग से। देखो 15-20 ये संस्थाएं हैं, इन सभी को याद कर लेना। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में बनी थी ये। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897। तो इन सभी को आप अच्छे से समझ लेना। एक और बता रहा हूँ आपको, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये 1915 में बनी थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाई गई थी। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर के दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेडरिक एंजल्स ने। फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखी गई थी, लिखी गई थी दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के साथ। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा जो हुई थी उसके साथ क्या प्रारंभ हुआ था? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था। ये आंदोलन दिए हुए हैं, जब सभी के बारे में, आंदोलनों के बारे में आपको टाइम पता होगा तो उसी हिसाब से दांडी यात्रा के इस ऑप्शन को भी कर दोगे। कि देखो होम रूल कब हुआ था? ये होम रूल हुआ था 1916 में। चलो इसे देखने से पहले ये समझ लो कि दांडी यात्रा कब हुई थी। देखो दांडी यात्रा जो हुई थी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, ठीक है। तो दांडी के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। गांधी जी ने इसको शुरू किया था, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और दांडी यानी नौसारी जिले में पड़ती है एक दांडी, गुजरात में, वहाँ तक चली थी। और इसमें कुल 78 सहयोगियों ने इसमें साथ दिया था, इनका 78 ने। और ये भी पूछा जाता है कितने दिन चली थी, तो तकरीबन 24 दिन चली थी। और दूरी तय की थी इसमें इन्होंने, ये जो थे सहयोगी 78 और महात्मा गांधी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और किसके विरोध में चली थी ये भी पूछा जाता है, तो नमक के विरोध में चली थी, यानी जो नमक कानून था उसके विरोध में, ठीक है। तो 1930 में ये तो पता चल गया। देखो होम रूल कब हुई थी? होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1922 में, सभी को पता होगा। यानी असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 1930 से लेकर के 34 तक चला था, ठीक है, सभी को पता है। तो और देखो फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में चला। तो इसी वजह से देख लो कि दांडी यात्रा 1930 में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में। तो यही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। आगे देखो, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? किस आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा? और इतना याद रखना, इसको दिया था महात्मा गांधी ने। तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा। देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। और कहाँ से शुरू हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर, एक टैंक ग्राउंड है मुंबई का, एक ग्वालियर टैंक ग्राउंड। ये मत समझ लेना कि ये ग्वालियर में है, नहीं, मुंबई में है ये ग्वालियर टैंक ग्राउंड। यहाँ से शुरू हुआ था ये करो या, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है। और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा ये करो या मरो का नारा। आगे देखो, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित ये जो दोबारा देखो कि गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है, यानी गोल्डन थ्रेश होल्ड की रचना किसने की थी? तो देखो इसके बारे में बताता हूँ, ये रचना की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू के द्वारा गोल्डन थ्रेश होल्ड की रचना की गई थी। और ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी हैं सरोजिनी नायडू। और जो 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी इन्होंने, सरोजिनी नायडू ने। 1924 कांग्रेस अधिवेशन की बेलगाम में, कर्नाटक का बेलगाम है, उसमें महात्मा गांधी ने की थी अध्यक्षता। उसके 1 साल बाद 1925 में हुआ था कानपुर में, तो उसमें अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर हफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और अलेक्जेंडर हफ के साथ किसने की थी मिलकर के?
तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है, इसमें सहयोग किया था राजाराम मोहन राय ने। राजाराम मोहन राय, डेविड एयर, अलेक्जेंडर, इस तरह से इन्होंने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की थी और महत्वपूर्ण भूमिका थी सभी की। आगे देखो, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? देखो ये क्रिप्स मिशन जो आया था ना 1942 में आया था भारत। इसमें वही 3 ही व्यक्ति थे जो आगे चल के फिर कैबिनेट मिशन में आए थे। जैसे इसमें क्रिप्स मिशन में अध्यक्षता क्रिप्स में अलेक्जेंडर उसने की थी, क्रिप्स ने अध्यक्षता की थी इसमें, और इसके अलावा अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस भी थे। ठीक है, तो लेकिन इसका विरोध हुआ था काफ़ी। क्रिप्स मिशन का जो भारत आया था इसको महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेट चेक कहा था महात्मा गांधी ने, और जवाहरलाल नेहरू ने इसी को कहा था क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेट चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक। ठीक है, इसी तरह से समझ सकते हो, इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसमें यही पूछा है कि प्रधानमंत्री कौन था जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है विस्टन चर्चिल था। विस्टन चर्चिल उस टाइम इंग्लैंड का पीएम था। आगे देखते हैं, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था? किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? कौन था उस टाइम? तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था ये सब। अब देखो ये कथन और कारण दिए हुए हैं, फिर देखना है कौन सा सही है। पहला कथन देखो, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, और कारण है इसमें बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। देखो बेवेल योजना के बारे में बता दूं आपको कि ये 14 जून 1945 को भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा ये योजना पेश की गई थी। यानी किसके द्वारा? 1945 में पेश की गई थी। 14 जून 1945 को उस टाइम वायसराय था भारत का लॉर्ड बेवेल, उसके द्वारा पेश की गई थी। और देखो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, आपको बता दूँ मोटे रूप से समझ लेना कि वायसराय की परिषद में सभी राजनीतिक दलों का यानी दोबारा ऐसे समझ सकते हो कि वायसराय की जो परिषद थी उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ये इसमें वो प्रावधान किया गया था। और इसके अलावा वायसराय और रक्षा मंत्री को छोड़ करके सभी परिषद के जो सदस्य होंगे भारतीय होंगे, यानी वायसराय और रक्षा मंत्री को छोड़ करके। इसके अलावा इसमें यह प्रावधान था कि परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है हिंदुओं के बराबर होगी। इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। इसके अलावा इस परिषद में यह जो है परिषद अंतरिम सरकार की तरह कार्य करेगी, यह भी इसमें प्रावधान था। और सभी गिरफ्तार जो कांग्रेस के सदस्य थे उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा। और इसमें फिर एक शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, ये भी प्रावधान था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे, ये इम्पोर्टेंट था इसमें। तो देखो इसमें पहला है कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है समान होती थी क्या? तो देखो काफ़ी अच्छा है ये तो मैंने अभी बताया था कि इस परिषद में ये प्रावधान था कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है हिंदुओं के बराबर होगी। तो पहला तो इसमें ये सही हो जाता है बिल्कुल। दूसरा है इसमें बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। देखो ऐसा कोई इसमें विचार या प्रावधान नहीं था, तो ये गलत हो जाता है। एक सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? यानी कह सकते हो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? देखो वैसे तो कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए, लेकिन 10-12 अधिवेशन ऐसे हैं जिन सभी को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। देखो 1885 का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 का, वो बॉम्बे में हुआ था, यानी बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और 72 सदस्य उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा हुआ था कलकत्ता में हुआ था 86 में, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी उसमें। और तीसरा फिर आगे उसमें हुआ था मद्रास में 1887 में। यानी समझ सकते हो तीनों महानगरों में हुआ था लगातार, दिल्ली को छोड़ करके। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई थी मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा।
और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था इसी में डफरिन के द्वारा कांग्रेस की पहली बार आलोचना की गई थी। तमिल में भाषण भी इसी में दिया गया था। और 1888 में, जो देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी के लिए, कि 1888 में पहला अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, और कांग्रेस का हुआ था ये चौथा अधिवेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश में पहला हुआ था ये 1888 में इलाहाबाद में, ठीक है, यानी प्रयागराज जो है वर्तमान में। और में इसमें प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो थे जॉर्ज यूल। हिंदी में भाषण भी इसी में दिया गया था पहली बार, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा फिर 1907 का हुआ था आगे सूरत में, जो जिसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। फिर 1900 उसका हुआ था, क्या बोलते हैं, 1916 में हुआ था लखनऊ में। अंबिका चरण मजमूदार ने उसकी अध्यक्षता की थी, और नरम दल गरम दल का उसमें विलय हो गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को समझ लेना। तो देखो इसमें जो 1885 का पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। अब देखो कथन कारण फिर से आ गए कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। और दूसरा इसमें कारण, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूं कि जैसे देखो आप सभी को पता होगा कि 1937 में भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव हुए थे। कब हुए थे, 1937 में। और कुल हुए थे वो 11 प्रांतों में। कितने में, 11 प्रांतों में। 6 प्रांतों में इसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन 2 राज्य और थे जिसमें उनकी गठबंधन की सरकार बनी थी। कह सकते हो कुल 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और जो 2 राज्य थे, जो बंगाल और पंजाब थे, उसमें मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, ठीक है। और देखो 28 महीने शासन किया था कांग्रेस ने कुल, और 1939 में फिर कांग्रेस ने मंत्रिपरिषद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। देखो बताया जाता है कि जो 1939 में कांग्रेस के द्वारा इसका इस्तीफा दिया गया था ना, इसके कुछ कारण बताए जाते हैं। जैसे इसमें प्रमुख कारण था कि कांग्रेस की मर्जी के बिना एक तो भारतीय जो सैनिक थे उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। यानी कांग्रेस की राय लेना भी इसमें अंग्रेजों ने उचित नहीं समझा था, उसकी मर्जी के बिना ही उसमें शामिल कर दिया था। ये भी महत्वपूर्ण कारण था इस इस्तीफे का। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि युद्ध के बाद जो भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव अंग्रेजों को दिया था, उन्होंने, भारतीयों ने अंग्रेजों से संविधान की मांग कर रहे थे, तो उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया था। तो ये कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखो जब ये मुस्लिम लीग कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, तो इसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने खुशी में अपनी में तो मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को ही। और इसमें सहयोग किया था किसने, भीमराव अंबेडकर ने। जो ये मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था ना कांग्रेस ने 1939 में, तो मुक्ति दिवस इसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया, और इसमें सहयोग किया था मुस्लिम लीग का भीमराव अंबेडकर ने। तो देखो अब सवाल को करने की कोशिश करते हैं कि 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है इसमें कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी ठीक है। दोनों ही सही हो जाते हैं, इसी वजह से इस्तीफा दिया था। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या भी करता है कारण जो है, तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखो, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, तपोवन, देखो तपोवन से ही समझ रहे होंगे कहाँ है, उत्तराखंड में, और विष्णुगढ़ भी उत्तराखंड में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन सी। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। देखो जल विद्युत यानी जल से जो विद्युत बनाई जाती है जिस परियोजना पर उसी को कहते हैं जल विद्युत परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना जिसके 1 से 2 से अधिक उद्देश्य हों। और सिंचाई परियोजना जिससे सिंचाई की जाती है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं, यानी समुद्र से। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो तटरेखा से लगे हुए हैं। किससे, तटरेखा से। आगे देखो, अब इसमें सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान ही करना है। ये बोर्ड दिए हुए हैं, कॉफी बोर्ड कहाँ है, इसका मुख्यालय, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय, चाय बोर्ड का, तंबाकू बोर्ड का। तो बताना है आप सभी को, इसमें अच्छे से देखो, कोशिश करने की। तो देखो करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपके सामने ये जो दिया हुआ है कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, बंगलुरु में है, पता होगा सभी को। रबड़ बोर्ड का तो इसका कोट्टाम में है, कहाँ पर, कोट्टाम में। चाय बोर्ड का कहाँ है,
चाय बोर्ड का कोलकाता में और तम्बाकू बोर्ड का गुंटूर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1342। 1342 इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 37। 1342 हो जाएगा इसका, सही है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं इन सभी में देखा जाए तो? देखो वैसे तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है मध्य प्रदेश, तो इन चारों में से ही छांटा है। और सबसे अधिक अभयारण्य देखे जाएं तो सबसे अधिक अभयारण्य कहाँ पर हैं? अंडमान निकोबार में। लेकिन ये पूछा है राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य कितने हैं? तकरीबन 96 के करीब हैं अंडमान निकोबार में, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान पूछें। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो इसका सही जवाब असम हो जाएगा। असम में देखो नामेरी, ओरांग, डिब्रू साहिब, ये सभी वहीं पर हैं, और काजीरंगा भी है फेमस। देखो असम के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सभी पूछे ही जाते हैं अधिकतर। देखो मानस हो गया, डिब्रू साहिब हो गया, और आपका ओरांग, देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी को याद कर लेना। और देखो उसमें क्या बोलते हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में फेमस हो जाता है। इसके अलावा गंगोत्री भी है, जम्मू कश्मीर में भी पूछे जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का है किश्तवाड़ भी है, एक अभ्यारण्य है उसका जम्मू कश्मीर का, ठीक है। उसके अलावा दाचिंगम भी है अभ्यारण्य। तो ये सभी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद करना। और देखो एकमात्र जो उत्तर प्रदेश में है वो दुधवा है, और वाल्मीकि कहाँ है? वे बिहार में। तो इन सभी को भी याद कर लेना। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित है? यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान कहाँ पर है ये? तो इसके बारे में बता दूं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में सार्वत्रिक स्वचलयान, यानी किस नगर में सार्वत्रिक स्वचलयान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? सार्वत्रिक स्वचलयान अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। निम्न के कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है इसमें, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। यानी 35 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों पर सागर के ऊपर दो कटबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है क्या? और हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटबंध होते हैं क्या? तो देखो इसका जो दूसरा दिया हुआ है ये तो गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि निम्न अक्षांश होते हैं, क्योंकि निम्न तो 4, 5, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो दिया हुआ है ये सही है। इसमें 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। यानी ये दोनों ही हॉर्स अक्षांश कहलाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है? अमेजन, आमूर, लीना और कांगो। देखो सबसे लंबी विश्व की नील नदी है, नील है नहीं। दूसरी जो नदी है सबसे लंबी विश्व की अमेजन है, जो उसमें पड़ती है ब्राज़ील में, और नील नदी पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तकरीबन इसकी 6000 कुछ लंबाई है, इसकी 6400 किलोमीटर के करीब है। और देखो निम्नलिखित देशों में कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के रूप में योजना बना रहा है? कौन सा देश है इसमें से जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर जो है उसका प्रतिद्वंदी के रूप में बना रहा है योजना? कौन सा देश है? तो बीच में देख लो, प्रशांत महासागर और उसके बीच में क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा देश पड़ता है? और जहाँ से छोटा रास्ता हो जाने के लिए, यानी चौड़ाई कम हो स्थल की, तो वहीं से बनेगा तकरीबन ये। देखो ये सभी ऑप्शन वैसे देखा जाए तो काफ़ी क्लोज से हैं। जैसे कि वो जो पनामा है, पनामा के ऊपर है कोस्टारिका, कोस्टारिका के ऊपर है निकारागुआ। इसका जो विकल्प बना रहा है पनामा नहर का, ये निकारागुआ बना रहा है इसके, यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए। कौन? निकारागुआ। आगे देखो, किसी एक क्षण निम्नलिखित में से, यानी किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता? क्या लंदन, लिस्बन, अक्रा, घाना या इथियोपिया? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि किस एक क्षण
निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय जो है अन्य 3 नगरों के समय के समान नहीं है, यानी अलग है। इन तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक ऑप्शन छाड़ना है आप सभी को। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आदिस अबाबा। आदिस अबाबा देखा जाए तो किसका शहर है, इथियोपिया का शहर है, इथियोपिया का। देखो इथियोपिया जो शहर है, वो देश है, वो अफ्रीका में पड़ता है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, सभी को पता होगा। जैसे एक तो इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। तो याद रखना ये आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है और यही शहर है जो इन तीनों से अलग है, यानी समान नहीं है इसका समय, इथियोपिया। आगे देखो, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, यानी कौन सी सुरंग है जो जल डमरू मध्य से निकाली गई है और जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताना है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल डमरू मध्यों में से जो सुरंग निकाली गई है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली, तो ये डोबर जल डमरू मध्य यानी ऑप्शन सी सही है इसका। डोबर जल डमरू मध्य से निकाली गई है और उस सुरंग का नाम है चैनल सुरंग। क्या चैनल सुरंग है, ठीक है। तो सही जवाब है डोबर जल डमरू मध्य से। कोपाकोबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है, कोपाकोबाना पुलिन जो है ये कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 46। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है वहाँ पर स्थित है ये कोपाकोबाना पुलिन। आगे देखो, अब कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन कि कथन है इसमें कि किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है क्या। देखो ये नेगेटिव यानी की पॉइंट होते हैं कि किसी भी, ओनली, केवल, मात्र, सभी ये लग जाएं तो तकरीबन 95% उसी के सही होने या गलत होने की संभावना रहती है। यानी कथन में दिया हुआ है कि किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है और कारण है इसमें कि चाय के पौधे को उच्च हुमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। यानी चाय का जो पौधा उत्पन्न होता है उसको उच्च हुमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है क्या। तो देखो पहला तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा है ये कारण सही हो जाता है इसमें, यानी चाय के पौधे को उच्च हुमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है, अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। पहाड़ी राज्यों पर अधिक की जाती है, देखा होगा असम, बंगाल जो ये क्षेत्र है ना उस जगह पर। तो इसका एक गलत है और 8 सही है, ऑप्शन डी। इसमें यह कथन है आपके सामने कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दूसरा है इसमें दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। देखो ये जो वार्षिक या दैनिक जो ये वार्षिक और दैनिक जो तापमान ये परिसर जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी स्थान का अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान होता है उसका जो अंतर होता है ये होता है तापमान परिसर, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो। देखो पहला है इसमें कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, तो ये तो गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है। दूसरा है इसमें दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, ये सही हो जाता है इसमें। क्योंकि देखा होगा जहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं उस क्षेत्र में देखा होगा आपने कि दिन तो होता है, यानी दिन के टाइम में देखा जाए तो टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और रात में देखा जाए तो रात में जो रातें हो जाती हैं काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, तो उसी वजह से काफ़ी अंतर हो जाता है अधिकतम और न्यूनतम तापमान के मध्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। बाली आरिक द्वीप समूह ये कहाँ अवस्थित है, बाली आरिक। तो देखो इसका सही जवाब है ये भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ, भूमध्य सागर में स्थित है बाली आरिक द्वीप समूह। निम्नलिखित देशों में से किसमें से तमिल एक प्रमुख भाषा है, किस देश में तमिल भाषा को प्रमुख रूप से बोला जाता है। तो ये भाषा है सिंगापुर की। सिंगापुर में देखा जाए तो तमिल को प्रमुख रूप से बोला जाता है। अब ये आपके सामने कथन दिए हुए हैं और ये देखना है कौन सा सही है। पहला कथन देखो इसमें पहले कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया या अंत स्थापित किया गया। तो बिल्कुल सही है ये पहला। तो जैसे आपको पता होगा भाग 9 में पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और 74वें से नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। भारत के संविधान के भाग 9B में
नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं। और अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो ये तो बिल्कुल गलत है, दूसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन सा है? केवल एक, ऑप्शन ए सही है इसका। संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? संविधान 98वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इस सवाल को देखो कि ये जो मैंने बताया था अभी, ये पिछला, जिसमें पहला तो ये सही है, दूसरा गलत बताया। कहीं ये मत समझ लेना कि ये 73वें संविधान की वजह से ही गलत है, संशोधन की वजह से 9A में ये भी गलत है। देखो ये नगर पालिकाएं जो जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और भाग ये 9A में, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें ये जो 243 क्यू दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि इनका जो नगर पालिकाओं की संरचना का जो उल्लेख दिया हुआ है ना, वो 243 आर में दिया हुआ है। और ये 2 प्रकार की नहीं है, ये 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं? जैसे एक तो नगर पंचायत है, जो गांव से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र के लिए होती है। यानी नगर पंचायत से संबंधित क्या होता है कि जैसे गांव से परिवर्तित होकर के वो नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र के लिए नगर पंचायत होगी। और फिर दूसरी बनाई है नगर परिषद। नगर परिषद जिसमें छोटे नगरीय क्षेत्र आते हैं, नगर परिषद में छोटे क्षेत्रीय क्षेत्र आते हैं। और सबसे बड़ी होती है इसमें नगर निगम, और इसमें बड़े शहरों के लिए जहाँ की आबादी देखा जाए तकरीबन 10 लाख या उससे अधिक होती है, तो उसमें नगर निगम को शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। 2 नहीं, एक तो ये 3 होगा और 243 आर होगा। इस वजह से ये दूसरा गलत बताया मैंने, इसी वजह से कहा था कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें एक सही हो जाएगा पहला। आगे देखो, संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जो ये संविधान 98वां संशोधन अधिनियम है, इसके बारे में पूछा है कि ये किससे संबंधित है। संविधान 98वां संशोधन अधिनियम, तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है 98वां संविधान संशोधन। देखो पहला कथन है अब इसमें कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो 301 है क्या संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? दूसरा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो ये तो सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 301A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। तो देखो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 1978 में किसकी थी? जनता दल की थी। तो ये भी गलत हो जाता है। और ये जो पहला दिया हुआ है 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो 301 नहीं है, 300A संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। 300 का ए जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो केवल इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 2, केवल 2, ऑप्शन ए सही है। अब ये देखो कथन है, चलो इस सवाल को छोड़ो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो ये संविधान सभा की संघ संविधान समिति है उसका अध्यक्ष पूछा है, यानी संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी संघ संविधान समिति की। इसके अलावा इनके द्वारा संघ संविधान समिति तो ये बताई दी मैंने, संघ शक्ति समिति, देखो संघ लग जाए तो समझ लेना कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की समिति के भी थे और अल्पसंख्यक समिति के। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के थे, प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन तीनों के थे। और नियम समिति जो प्रक्रिया के नियम समिति थी वो राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति काफ़ी पूछी जाती है, इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो तो राजेंद्र प्रसाद थे और स्थायी थे JV कृपलानी झंडा के। और स्टेट यानी राज्य समिति के भी थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 के पंडित जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है राज्य समिति। और देखो प्रांत के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और एक और थी संचालन समिति, उसके GV मावलंकर थे। किसके? संचालन समिति के। भाषा समिति भी पूछी जाती है, मोटूरी सत्यनारायण थे वो, मोटूरी सत्यनारायण। अब आगे देखो कथन है, पहला कथन देखो कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। क्या ये सही लगता है आपको? देखो इसमें पहला देखो दोबारा कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती। क्या? देखो वृद्धि तो कर सकती है न्यायालय की शक्तियों में, लेकिन कमी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है, ये भी गलत है,
ठीक है, पहला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंधित मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। तो देखो इसका ये दूसरा सही है। कैसे सही है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मामले में देखोगे तो आप उसके जो अधिकारी और सेवक होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। और उच्च न्यायालय में भी उसके अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और न्यायालय का जो प्रशासनिक व्यय होता है ये संचित निधि पर ही होता है, जो भारत की आर्टिकल 266 में दी हुई है संचित निधि, उस पर ही भारित होता है इन सभी का व्यय। तो दूसरा सही हो जाता है। और आकस्मिक निधि होती है एक, वो तो आर्टिकल 267 में दी हुई होती है, उस पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है क्या? क्योंकि पहला तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन देखो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। कि जैसे देखो बढ़ती ही रहती है, घटती तो कम ही है। जैसे सबसे पहले उच्च न्यायालय अधिनियम आया था 1861 में, सभी को पता होगा। उसके तहत भारत में 3 न्यायालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय। दिल्ली को छोड़ करके समझ सकते हो 3 महानगर हैं, वो तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 का जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। ठीक है, तो जब से अब तक काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है और वर्तमान में देखा जाए तो 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं भारत में। और दूसरा है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तो देखो इसमें ये दूसरा भी सही हो जाता है। और तीसरा देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी केवल ये ऑप्शन डी ये सभी। रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। रूस की जो संसद है पार्लियामेंट जो है उसको क्या फेडरल असेंबली कहा जाता है? तो देखो इसका ये पहला तो सही है बिल्कुल। रूस की जो संसद है यानी पार्लियामेंट जो है उसको फेडरल असेंबली कहा जाता है। लेकिन इसमें जो वो जो निचला सदन होता है ये नहीं होता है काउंसिल ऑफ दी फेडरेशन, ये तो उच्च सदन होता है। यानी काउंसिल ऑफ दी फेडरेशन ये उच्च सदन होता है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। और रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है। जो उच्च सदन है उसका नाम स्टेट ड्यूमा है क्या? तो ये भी गलत हो जाता है। उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ दी फेडरेशन है, काउंसिल ऑफ दी फेडरेशन। तो इस वजह से इसमें केवल एक ही सही है, केवल एक। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में क्या 20 भाग हैं? तो गलत है बिल्कुल, 22 भाग हैं, सभी को पता होगा। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है, 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये सही है बिल्कुल, केवल 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन नंबर 60, भारत के लोक वित्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक वित्त से यानी वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? 280 में भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अधीन है। भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अधीन है क्या? तो देखो ये पहला तो सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो लोक लेखा से संवितरण है वो भारत की जो संसद है उसके अधीन है, यानी उसी में मतदान यानी बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो उसी में जब कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसी से संवितरण होता है, ठीक है, वित्त का। तो पहला तो ये सही हो जाएगा। और दूसरा है इसमें भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है, तो ये भी ठीक हो जाता है। आप सभी ने देखी होंगी ये तीनों, यानी लोक लेखा समिति संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि, ये तीनों ही हैं। और रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण एवं अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है, तो ये भी सही हो जाता है, तीनों ही सही हैं इसके, ऑप्शन डी। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप सभी के सामने, इसमें एक सम्मिलित नहीं है। जो विषय दिया हुआ है जो वन है, क्या समवर्ती सूची में आता है? सभी को पता होगा, बिल्कुल आता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान समवर्ती सूची में। शेयर बाजार क्या समवर्ती सूची में आता है? शेयर बाजार बताओ। तो देखो शेयर बाजार आता है संघ सूची में, किसमें? संघ सूची में, ना कि समवर्ती सूची में। तो इसका जवाब तो यही होगा, यही गलत दिया हुआ है इसका मिलान। और डाकघर, बचत बैंक ये संघीय सूची में आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आते हैं, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी।
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव आता है उसको कहाँ पहले किस सदन में रखा जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में? तो देखो, जो भारत का राष्ट्रपति नहीं, ये उपराष्ट्रपति पूछा है। जो राष्ट्रपति है उसका तो किसी में भी रख सकते हो, लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति तो केवल राज्यसभा का सभापति होता है, सभी को पता होगा। तो लोकसभा से तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसको पदच्युत करने का जो संकल्प है ये केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है। किसमें? राज्यसभा में। आगे देखो कार्यों का, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन, यानी स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन, ये चुनाव आयोग के बारे में, कार्यों के बारे में पूछा है। कौन सा कार्य है चुनाव आयोग का? स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन क्या चुनाव आयोग करता है? तो देखो बिल्कुल सही है, यही काम है इसका। पहला तो सही है। दूसरा देखो, संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करती है। संसद में राज्यों की विधायिकाओं में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक जो नामावली तैयार करता है वो क्या चुनाव आयोग करता है? ये भी ठीक हो जाता है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। ऑप्शन डी में देखो, चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की घोषणा, ये गलत है इसका, क्योंकि ये जो निर्णय देता है ये न्यायालय का कार्य होता है, ना कि चुनाव आयोग का। तो ये सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसमें सही है, पहला ही सही है इसका। अब इसमें आपके सामने ये सूची दी हुई है, इसका मिलान करना है। देखो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, 17। देखो नीचे से करो, स्टार्टिंग सिंपल हो जाएगा। आर्टिकल जो 17 दिया हुआ है ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। तो ये डी का तो हो जाएगा 3, ये दिया हुआ है 3 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 16 के बारे में भी दिया हुआ है आप सभी के बारे में, जो लोक नियोजन के विषय। और याद रखना ये जो आर्टिकल 16 है केवल भारतीयों के लिए है। लोक नियोजन के अवसर में समानता केवल भारतीयों को ही दी गई है। तो इसमें देखो लोक नियोजन किसमें है? इसमें ये जो दिया हुआ है, ये 4 जो दिया हुआ है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो ये इसका सी का हो जाएगा 4। और ये जो 15 है ये धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, तो इसका बी का हो जाएगा 1। और ये आर्टिकल 14 क्या कहता है फिर? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये हो जाता है 2। और आंसर देख लो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।